Hello everyone, hope you all are doing great. So today I'll be discussing the last year paper of paper code 55. Okay, so this is basically my response sheet. इससे ही मैं आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करवाने जा रही हूँ. So before starting the video, I just want to suggest you that कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी सारे आपको मिल सके, जितने भी अवेलेबल हैं, आप सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट 1 से 2 बार अटेम्प्ट करो. अगर आपका टारगेट नेट है तो 100% अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थोरोली करोगे तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा. लेकिन आप JRF करना चाह रहे हो तो यस, आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा. सो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस रखता है. आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पेपर में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, क्या पैटर्न सेट होता है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होगी पेपर करने के वक्त. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल अच्छे से करो. और इससे क्या होगा कि आप लोगों को टॉपिक्स का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. So let's start with the video. So here, as you all can see on the screen, that the first question is, excluding provisions of section 22 of Payment of Bonus Act 1965, what is the maximum time limit within which the bonus should be paid by the employer with sufficient reasons? Okay, so इसमें basically टाइम पीरियड की बात करी गई है, जो कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में मेंशन है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर एम्प्लॉयर को बोनस पे कर देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को और वर्कर को. सो बेसिकली ये जो टाइम लिमिट है वो 8 मंथ्स होता है. लेकिन अगर कोई सफिशिएंट रीज़न है तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है 2 ईयर्स तक. लेकिन 2 ईयर्स तक तभी एक्सटेंड किया जा सकता है आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही इसको हम एम्प्लॉयर जो है 2 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं. सो ऑप्शंस में देखिए 2 ईयर्स आंसर है. सो द फोर्थ वन इज़ 2 ईयर्स. सो दिस वुड बी द आंसर. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. So the second question is, which of the following factors are given in Porter's diamond? Okay, so ये मॉडल आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं. मैंने तो ये मॉडल नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़े थे. सो ये बेसिकली उसी के जैसा है, सिमिलर टू दैट मॉडल है. सो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज़ फैक्टर कंडीशंस. सो ये पॉटर्स डायमंड में आता है, ठीक है. रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, ये भी पॉटर्स डायमंड मॉडल में आता है, इंक्लूड किया जाता है. दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर ऑफ पॉटर्स डायमंड मॉडल. मार्केट कंडीशन, ये पॉटर्स डायमंड मॉडल में नहीं आता है. डिमांड कंडीशन, ये भी आता है. फर्म स्ट्रैटेजी एंड राइवलरी, ये भी आता है. तो पॉटर्स 5 फोर्स ऑफ मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देखो कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो इससे काफ़ी सिमिलर हैं. लाइक उसमें एग्जिस्टिंग राइवलरी की बात की गई थी, तो ई ऑप्शन में आप देखो यहाँ इस मॉडल में भी एग्जिस्टिंग राइवलरी की बात की गई है, फर्म स्ट्रैटेजी एंड राइवलरी. उसमें हमारा थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स की बात की गई थी, तो इसमें भी आप बी ऑप्शन में देखो कि रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है. बेसिकली द सब्सटीट्यूट इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है. उसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बात की गई थी. सो इसमें भी आप देखो कि फैक्टर कंडीशंस है, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. एंड डिमांड कंडीशंस, दिस इज़ बेसिकली समवॉट रिलेटेड टू बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. ओके, सो ये ABDE जो भी ऑप्शन में होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. बट मार्केट कंडीशन इज़ नॉट, ओके, इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉटर्स डायमंड. सो आप देखिए मैंने कहा था ABDE. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सेकेंड ऑप्शन. The next question is, who among the following are classical economists? So classical economist कौन है?
सो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस पढ़ने हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज जेबी से, द सेकंड वन इज मार्शल, द थर्ड वन इज पीगू एंड द फोर्थ वन इज डेविड रिकार्डो. सो इसमें ए और डी जो है हमारे जेबी से और डेविड रिकार्डो, इन तो ये दोनों जो हैं ये बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं. सो द आंसर वुड बी ए एंड डी. सो बी ऑप्शन. When an employer asks employees to sign a type of loyalty oath stating that the employees would neither join nor participate in the activities of a union is known as. So एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रेड यूनियन में, आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे, लैंड्रम गिफिन पढ़ोगे और फिर बहुत सारे बेसिकली पढ़ोगे. तो एक होता है उसमें येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट. उसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर्स प्रोहिबिट करते हैं ऑल द एम्प्लॉयज़ और द कमिंग एम्प्लॉयज़ टू ज्वाइन अ यूनियन. ठीक है, क्योंकि ताकि वो लोग यूनियन की जो यूनिटी है उसको वीक कर सके, क्योंकि आपको पता है यूनियन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल और द वर्कर्स, और जितने उसमें लोग जुड़ेंगे वो यूनियन उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा. सो येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या था, ये एम्प्लॉयर्स के थ्रू इसलिए किया जा रहा था ताकि वो लोग यूनियन के पावर को वीक कर सके. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी, yellow dog contract. The next question here is given below are the different steps of process of learning. Arrange these from beginning of the process to the end. Okay, so इसमें हम लोगों को process of learning के बारे में पूछा गया. ये तो बहुत ही easy है, इसको अरेंज करना इज़ वेरी ईजी. आप देखो कि अगर हम लोग अपनी बात करें, अगर हम लोगों को कुछ लर्न करना होता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि उस टॉपिक के बारे में हम लोग नॉलेज एक्वायर करें. ओके, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नॉलेज एक्वायर करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, उसको एसिमिलेट करते हैं और वी ट्राई टू रिटेन दैट नॉलेज. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इंटरनलाइज करते हैं, इंटरनलाइज ऑफ न्यू नॉलेज. उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई ऑफ एप्लीकेशन करते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेल्फ मॉनिटर्ड लर्निंग की तरफ जाते हैं. सो इसका आंसर होगा PACDE. सो BACED आप देख रहे हो कि ऑप्शन बी में है. मतलब आप लोग हमेशा ये ट्राई किया करो कि आप लोग क्वेश्चंस को ना, जब भी आप लोग पढ़ो तो वो ट्राई करो कि आप लोग रिलेट करो अपने रियल लाइफ से, अपने आप पे रख के देखो और प्रोसेस समझने की कोशिश करो. उससे क्या हो जाता है कि बहुत इजी हो जाता है. और अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन टाइम में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को नहीं आ रहा हो, आपने नहीं पढ़ा हो, तो आप लोग ट्राई करना कि अगर ऐसी चीज़ होती हमारे रियल लाइफ में तो हम लोग इसको कैसे टैकल करते. तो ऐसे ही आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ईजिली कर पाओगे. The next question here, as you all can see, is what should be the maximum number of representatives in the Joint Management Council? So Joint Management Council basically क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का एक काउंसिल होता है. ठीक है, सो ये बाईपार्टाइट होता है. बाईपार्टाइट एज इन किसमें दो पार्टी होते हैं. फर्स्ट पार्टी इज द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द सेकेंड पार्टी इज द मैनेजमेंट. सो इसमें जो मिनिमम नंबर और इसमें मैक्सिमम नंबर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन इसका मिनिमम नंबर जो होता है दैट इज 6 एंड मैक्सिमम नंबर इज 12. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी. Who among the following took the lead in organizing the Federation of Indian Chamber of Commerce? So basically फिक्की का आप लोग ये भी देख लेना फुल फॉर्म, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु अमंग द, इन लोगों में से किन्होंने लीड किया था, किसने किया था, तो श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने किया था, लाला श्री राम ने किया था एंड GD बिरला ने किया था. धीरू अंबानी का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है. तो आंसर वुड बी A, B and C. A, B and C. सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था. ओके, अब ऑक्टापेस के बारे में बात करेंगे. ऑक्टापेस तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है ये वाला मॉडल. ओके, जो कि दिया था
उदय पारिक ने। ऑक्टापेस इज एन acronym developed by Uday Parikh which identifies 8 important values relevant to an organization's culture. Which one of the following gives the correct expansion of the term octapace? तो आप ना ये जो ऑक्टापेस का फुल फॉर्म है, एक्रोनिम है, वो आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा। लाइक देखिए यहाँ पे 2 जगह ए यूज़ हुआ है, तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑक्टापेस ये क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है, 8 इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो कि रेलिवेंट है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और इसको दिया किसने था? उदय पारिक। ये नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जिनको इन्होंने डेवलप किया था, ऑक्टापेस को डेवलप किया था उदय पारिक ने। और इसका क्या एक्रोनिम, वो भी सीक्वेंस में याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो O basically stands for openness, C stands for confrontation, T stands for trust, A stands for authenticity. Authenticity जो फोर्थ वाला A है, that okay, उसके लिए authenticity है। P stands for proaction, A stands for autonomy, C stands for collaboration, E stands for experimentation. So the correct answer of this question will be option number A. मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, सो दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो। सी, अब हम लोगों को मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले हम लोग एक मैच करने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। इससे क्या होगा? हम लोग टाइम मैनेजमेंट जल्दी कर पाएंगे। टाइम इस एक क्वेश्चन में अगर सेव कर पाएंगे तो वो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कमिटीज़ किस में आता है? आप लोगों को पता है कमिटीज़ आता है हमारा माइंस एक्ट में। और ये बेसिकली अंडर सेक्शन 12 के अंडर ये मेंशन है कमिटीज़ अंडर माइंस एक्ट 1952। और ये कमिटी जो है इसमें बेसिकली 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 2 मेंबर्स होते हैं आपको क्वालिफाइड इंजीनियर्स, 2 माइनर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनर्स होते हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर्स होते हैं, एक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन होता है और एक पर्सन होता है जो कि चेयरमैन होता है। बट उसमें एक कंडीशन है कि वो चीफ इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए उस माइन का। सो ये आप लोग कमिटीज़ दैट इज़ मेंशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट 1952, ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एक्सपर्ट कमिटी कहाँ आता है हमारा? एक्सपर्ट कमिटी इज़ मेंशन्ड इन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। 3 committees are mentioned under this act. First one, safety committee is under फैक्ट्रीज एक्ट। तो सी को ही हम लोग मैच करते हैं क्योंकि ये सबसे इजी है। सेफ्टी कमिटी सी का हमारा 4 होगा, तो वो ऑप्शन ए और सी में दोनों में दिया है। और ए का हमारा मैंने आपको बताया था, ए का क्या होगा? कमिटीज़ आर मेंशन अंडर माइंस एक्ट। ओके, सो ए का 3 होगा, ए का 3 एंड सी का 4। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर 3 इसमें मेंशन है ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ऐसे ही आप लोग ट्राई करना कि एक मैच करो और फिर ऑप्शन देखो। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न बहुत कम होगी। और दूसरी बात, जितनी भी कमिटीज़ हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना, जितनी भी कमिटीज़ हैं। और जो स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दे रखी हैं वो तो आप बिल्कुल ही 100% कर लेना। ओके, सो आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गुड।